हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री बनते ही भारत के खिलाफ प्रचंड का ऐलान। लिपुलेख काला पानी को बताया अपना हिस्सा। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे भारत के खिलाफ जहर उगला गया है इनके द्वारा और चीन की नीति साफ झलकती नजर आई है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ म्यांमार की सेना ने भारतीय सीमा के अंदर की बमबारी, ऐसा ब्रिटिश मीडिया ने बड़ा दावा किया है। जी हाँ, बताएंगे क्या है इस दावे में और साथ ही साथ बताएंगे जहाँ एक प्लेट बिरयानी के लिए दंगा, आटे के लिए मौत, पाकिस्तान के बद से बदतर हालात, जहां भूखे बच्चों को रोटी की जगह पानी पिलाने को मजबूर हैं घर वाले। बताएंगे बड़ी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, प्रधानमंत्री मोदी जी मंत्री परिषद को लेकर क्या चल रही अटकलें, सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे दोस्तों। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज भारत की विदेश नीति सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट हुई और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नेपाल के पीएम बनते ही भारत के खिलाफ प्रचंड का बड़ा ऐलान। लिपुलेख काला पानी को बताया अपना हिस्सा। जी हाँ, भारत और नेपाल के रिश्ते रोटी बेटी वाले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई मौके पर दोनों देशों के बीच भावनात्मक रिश्तों की बात कह चुके हैं। 25 दिसंबर को पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। प्रतिनिधि सभा में कुल 270 सांसद मौजूद थे और इनमें से 268 ने प्रचंड के समर्थन में वोट दिया। केवल 2 सांसदों ने प्रचंड के खिलाफ वोट किया था। प्रचंड को लेकर ऐसा माना जाता है कि इनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा रहता है, इसी वजह से भारत के खिलाफ टिप्पणियां करते रहते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख स्थित है। साल 2019 और साल 2020 के राजनीतिक मैप में भारत अपनी सीमा के अंदर बता चुका है। इस बात पर उस समय नेपाल और भारत के बीच काफी विवाद भी देखने को मिला था। अब प्रचंड की नई सरकार ने फिर ये राग छेड़ दिया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में नेपाल सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जारी एक डॉक्यूमेंट में इस बात का खुलासा हुआ है। नेपाल की सत्ताधारी दहल सरकार ने इस डॉक्यूमेंट में कहा है कि वो भारत ने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अतिक्रमण किया है और नई सरकार इन इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बोले तो CMP के तहत नेपाल सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता को मजबूत करना है। यहाँ तक तो बात सही है, मगर हैरानी की बात यह है कि इस प्रोग्राम के तहत चीन का सीमा से जुड़े किसी विवाद को लेकर उसमें जिक्र तक नहीं है और भारत के हिस्सों को लेकर जिक्र किया गया है। ये बहुत बड़ी और सोचने वाली बात है दोस्तों। इससे साफ झलक रहा है कि ये चाइना द्वारा गठित उसका प्रोपेगेंडा है दोस्तों, जो नेपाल पर हावी होकर के बोल रहा है और भारत के ही हिस्से को नेपाल अपना बता रहा है दोस्तों। ऐसे में चीन समर्थित सरकार का भारत के साथ इस प्रकार का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसा लगता है कि नेपाल को अकल बिल्कुल नहीं आया है दोस्तों, क्योंकि नेपाल ने और पूरे दुनिया ने देखा है कि चाइना किस तरीके से दूसरे देशों के साथ दोस्ती करता है और उनको कर्ज के जाल में फंसा करके उनको मजबूर कर देता है और उसके बावजूद भी नेपाल को अकल आती दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। ऐसे में आप जो भी कहना चाहेंगे दोस्तों कमेंट में लिखकर बताइएगा। और नेपाल की प्रचंड सरकार को लेकर और चाइना को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे प्रचंड को बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां एक प्लेट बिरयानी के लिए दंगा, आटे के लिए मौत, पाकिस्तान के बद से बदतर हालात। जी हां, कंगाल पाकिस्तान में भूखे बच्चों को रोटी की जगह पानी पिलाने को मजबूर है उनकी माएं, रुला देंगी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है उनको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुल्क भयंकर अकाल से गुजर रहा हो, मगर ये नतीजा है शरीफ सरकार की गलत नीतियों का। यहाँ पर महंगाई इतनी हो गई है कि 5 रुपए का मिलने वाला बिस्किट 50 रुपए का बिक रहा है। आटा बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोग 24-24 घंटे तक लाइनों में लगकर एक बोरी आटा मात्र खरीद पा रहे हैं, लेकिन उसकी भी कीमत आसमान छू रही है। यहाँ आंकड़ों में बता दे तो 3100 से लेकर 3500 तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान की हालत देखकर लोगों का दिल पसीज रहा है। भले ही ये देश आतंकवादियों का पनाहगाह हो और इसका इस्तेमाल भारत के लिए करता हो, मगर जिस तरह यहाँ के मासूम बच्चे एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, ये देखकर तरस आ रहा है। और एक दिन पहले अमेरिका और सऊदी अरब से वित्तीय मदद की है, मगर उससे खाने का संकट दूर होगा ये कहना मुश्किल ही लग रहा है। जी हाँ, आपको एक वीडियो की बात बता दे, जहाँ पर वीडियो निकलकर सामने आया है पाकिस्तान से, जहाँ एक माता अपने बच्चे को आटे की जगह, रोटी की जगह, चावल की जगह पानी पिलाती नजर आ रही है दोस्तों। और उसने बच्चे की कसम भी खाई है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, और कसम खाते हुए कहा है कि मेरे बच्चे ने भी कुछ नहीं खाया, जो कि बच्चा दोस्तों मात्र 1.5 से 2 साल का देखने में लग
लग रहा था। अब आप स्थिति समझ पा रहे होंगे पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की सरकार ने सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को लूटा है, सिर्फ अपनी झोली भरी है दोस्तों। उन्होंने देश के लिए कार्य नहीं किया। इस पर हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल का छठी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी बधाई, भारत आने का दिया निमंत्रण। बता दे बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के छठी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को टेलीफोन पर बात की। उन्हें छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाइयां दी। पीएम मोदी जी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और दोनों देश के प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की क्षमता पर सहमति जताई। आप सभी को बता दें कि लगभग 2 सप्ताह पहले इजरायली नेता बेंजामिन नेतन्याहू छठवें कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मोदी जी और नेतन्याहू के बीच ये पहली फोन पर बातचीत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने ट्वीट करके यह जानकारी देते हुए लिखा कि मेरे अच्छे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बात करने में खुशी हुई। उनकी प्रभावशाली चुनावी जीत और रिकॉर्ड छठी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें बधाई दी। खुशी है कि हमारे पास भारत इजराइल रणनीतिक साझेदार को एक साथ आगे बढ़ाने का एक और मौका होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, बेंजामिन नेतन्याहू जी को कांग्रेचुलेट जरूर कह दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ताइवान से बातचीत करने वाले आग से खेल रहे। जी हाँ दोस्तों, चीनी ड्रैगन ने पश्चिमी देशों को दे दी धमकी। जी हाँ, चीन ने ताइवान पर हमला करने की अपनी धमकी बुधवार को फिर दोहराई है और चेतावनी दे दी है कि स्वशासित द्वीप के साथ बातचीत करने वाले अन्य देशों के नेता आग से खेल रहे हैं। चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि देश नए साल में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और ताइवान की स्वतंत्रता के लिए षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए फिर से प्रतिबद्धता जताता है, जो 1949 में चीन के भूभाग से अलग हो गया था। मा शियाओ गुआआंग ने एक द्विसाप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुछ देशों में चीन विरोधी तत्वों के बीच ताइवान की स्वतंत्रता के लिए दुर्भावनापूर्ण समर्थन जानबूझकर उकसावे वाला कदम है। चीन दावा करता है कि ताइवान चीनी भूभाग का हिस्सा है, जिसे आवश्यक होने पर बलपूर्वक बीजिंग के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। हाल के महीनों में अन्य देशों के नेताओं की ताइवान यात्रा के बाद दोनों पक्षों ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां अफगान विदेशी मंत्रालय के बाहर फिदाइन हमला, अंदर चीन से चल रही थी बैठक, 20 की मौत। जी हाँ, चीन को लेकर बहुत बुरी खबर अफगानिस्तान से। बता दें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भीषण बम धमाका होने की खबर है। यह बम विस्फोट अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के बाहर हुआ है। अफगान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बम धमाके में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए हैं। ये बम धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब अफगान विदेश मंत्रालय के अंदर चीनी अधिकारियों के साथ तालिबान की अहम बैठकें चल रही थी। अब तक ये सामने नहीं आया है कि किस आतंकवादी संगठन ने ये हमला किया है। इसके अलावा किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी भी नहीं ली है। AFP से बातचीत में एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस धमाके में कितने लोग मारे गए हैं या जख्मी हुए, लेकिन मैंने देखा है कि एक शख्स ने खुद को उड़ा लिया है। यह बम धमाका उस हमले के ठीक 3 दिन बाद हुआ, जब बम ब्लास्ट में 10 लोगों की मौतें हो गई थी और 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। यह हमला काबुल मिलिट्री एयरपोर्ट के बाहर हुआ था। जी हाँ, अब ऐसे में चाइना को लेकर ये बड़ी खबर, जहां पर चीन से चल रही थी अंदर बैठक और 20 की मौत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का अब तक का सबसे बड़ा दावा पुतिन को लेकर कहा, कैंसर से लड़ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, जल्द होगी मौत। बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच ही यूक्रेन के इंटेलिजेंस मुखिया ने एक बड़ा दावा किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की खराब सेहत के बीच उनका यह दावा काफी चौंकाने वाला है। यूक्रेन के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस ने पुतिन के करीबी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पुतिन कैंसर से पीड़ित हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जल्द ही रशिया के राष्ट्रपति की बीमारी की वजह से मौत होने वाली है। पुतिन पिछले कई दिनों से किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई कार्यक्रमों से अपना नाम भी वापस ले लिया है। अक्टूबर 2022 में उनके बीमार होने की खबरें आई थी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इन खबरों पर कुछ नहीं कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी बात आपको बता दें, जहां यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानोव ने कहा है कि पुतिन के करीबी सूत्रों की तरफ से उन्हें बताया गया है कि 70 साल के रूसी राष्ट्रपति पिछले काफी समय से कैंसर से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी मौत हो जाएगी। पुतिन ने साल 2022 के अंत में अपना वार्षिक संबोधन भी कैंसिल कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का ये जो बड़ा दावा है दोस्तों कैंसर को लेकर, उनकी मौत को लेकर, क्या आप इसको ढकोसला समझते हैं या फिर वाकई ऐसा है? जो भी हो, बहरहाल आप कमेंट में लॉन्ग लिव पुतिन कहना मत भूलिएगा दोस्तों। जिस प्रकार से
भारत के साथ इनके रिश्ते काफी प्रोडक्टिव और बेहतर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कंगाल पाकिस्तान को लगा एक और तगड़ा झटका। पासपोर्ट रैंकिंग में सोमालिया से भी पीछे भारत की रैंकिंग कहां है आपको बता दें दोस्तों, लेकिन बता दें फिर सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया जापान का। जी हाँ, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर है। वो आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है और दुनिया भर की मुल्कों से पैसा मांग रहा है। अब इसी बीच एक नई रिपोर्ट में फिर उसको झटका लगा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने नई रैंकिंग्स जारी की है। इसमें दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की ताकत दिखाई गई है। इसमें 199 पासपोर्ट शामिल है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट वाला देश है। 2022 में आई रैंकिंग में पाकिस्तान की स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ। पिछले साल भी ये दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट था। पाकिस्तान से बेहतर हालात सोमालिया जैसे देश की है। नई रैंकिंग में पाकिस्तान के बाद केवल 3 ही देश है और उनके नाम है सीरिया, इराक और अफगानिस्तान। तो वहीं भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग 85 है। भारतीय पासपोर्ट के जरिए 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा की जा सकती है। जी हाँ, दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान है। लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान को 27 देश वीजा फ्री यात्रा की अनुमति देते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के अगर नंबर की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग में 106वें नंबर पर है। जी हाँ, जबकि इससे अच्छा पासपोर्ट नेपाल का है जो 103 पायदान पर है। यमन की रैंक भी 105 और म्यांमार की रैंक 96 है। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान से ज्यादा बेटर है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या स्थिति है पाकिस्तान की। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर बांग्लादेश के विपक्षी पार्टी के नेताओं ने हिंदुओं के खिलाफ उगला जहर। देश की पीएम शेख हसीना को भी घेरा। जी हाँ, भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अगले साल 2024 के शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश के उग्र कट्टरपंथियों के एक समूह जिसे वहां के उग्रवादी संगठन जमात इस्लामी का सपोर्ट भी मिला हुआ है, उन्होंने बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना पर निशाना साधा है। पीएम के साथ साथ उन्होंने देश के हिंदुओं पर भी अटैक करके गलत बातें कही है। नूरुल हक नूर देश के विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता है। उनकी पार्टी को जमात इस्लामी का भी सपोर्ट मिला हुआ है। उनका लक्ष्य है कि अगले साल चुनाव में वो पीएम शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पुतिन के खूंखार वैगनर ग्रुप ने उड़ाई जेलेंस्की की नींद। यूक्रेनी शहर सोलेदार को कब्जाने का किया दावा। जी हाँ, रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की सेना यूक्रेन के खिलाफ एक बार फिर से आक्रामक हो गई है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवेगोनी प्रिगोजिन ने दावा किया है कि उनकी सेना ने यूक्रेनी शहर सोलेदार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जीत पिछली गर्मियों के बाद मॉस्को की पहली बड़ी युद्ध क्षेत्र सफलता होगी। बता दें कि वैगनर ग्रुप में भाड़े के सैनिक काम करते हैं जो पैसे लेकर कई युद्ध में भाग लेते हैं। प्रिगोजिन ने दावा करते हुए कहा है कि हमारे सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों को शहर के केंद्र में घेर लिया था और बीच सड़क पर लड़ाई हुई हिरासत में लिए गए कैदियों की संख्या की घोषणा आज की जाएगी। हालांकि पूर्वी यूक्रेन में एक रूसी प्रॉक्सी अधिकारी डेनिस पुशिलिन ने रशिया के चैनल 1 को बताया है कि सोलेदार को कब्जे में ले लिया गया था। वर्तमान समय में मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार सोलेदार का केंद्र पहले से ही वैगनर इकाइयों के नियंत्रण में है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या घट रही है रशिया की ताकत। अमेरिका का बड़ा दावा, रशिया के जखीरे में खत्म हुए 75% हथियार। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 साल पूरा होने वाला है। दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन को जहां पश्चिमी देशों से सैन्य मदद मिल रही है तो वहीं रशिया अपने विशाल हथियारों के जखीरे की दम पर इस जंग में अब तक टिका हुआ है। हालांकि अब यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूसी हथियारों में 75% तक की कमी आ चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि हथियारों की कम आपूर्ति के कारण रशिया अपने हमलों को भी नियंत्रित कर सकता है। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियों ने तेज की ढांगरी आतंकी हमले की जांच। 50 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। जी हां, राजौरी जिले के ढांगरी में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए अब तक 50 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में अहम सुराग हाथ लगे हैं। ये भी साफ हो गया है कि ढांगरी में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी पहले से राजौरी कस्बे में मौजूद थे। हालांकि हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान 9वें दिन भी जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि 1 जनवरी की शाम को गोलीबारी और 2 जनवरी की सुबह आईईडी धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 14 अन्य घायल हो गए थे। अधिकारियों ने कहा है कि हमले के बाद प्रशासन ने घुसपैठ के संभावित मार्गों पर निगरानी रखने के लिए स्थानीय स्वयं सेवकों और सीमा ग्रिड वाले विलेज डिफेंस गार्ड को मजबूत किया है। जी हाँ, एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर पेंटागन ने कहा कि अमेरिका के भारत से बेहतर अहम रक्षा संबंध है। हम अफगानिस्तान में आतंकवाद मिटाने में सक्षम है। जी हाँ, अमेरिकी रक्षा
मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने मंगलवार को कहा है कि अमेरिका के भारत के साथ रक्षा संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। पेंटागन के प्रेस सचिव जनरल पेट राइटर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब रक्षा सहयोग की बात आती है तो भारत अमेरिका के बीच संबंध बेहद अहम हो जाता है। इसीलिए हम भारतीय नेतृत्व के साथ जुड़ना जारी रखने की उम्मीद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर अमेरिका में प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मिले पीयूष गोयल भारत के उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तन पर डाला प्रकाश। जी हाँ, अमेरिका में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वॉशिंगटन की 4 दिवसीय यात्रा पर गए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भारत के उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तन और विशाल क्षमता पर प्रकाश डाला। गोयल ने ट्वीट किया है कि न्यूयॉर्क के नेस्डेक में एट यूसी बक द्वारा आयोजित व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भारत के उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तन और विशाल क्षमता के बारे में बात की गई। मजबूत भारत अमेरिका व्यापार और निवेश का बढ़ता प्रवाह हमारी द्विपक्षीय साझेदारी में नया मूल्य और गतिशीलता जोड़ रहा है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर $1 के बराबर 227 रुपए। जी हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी का कैसे बेड़ा गर्क जीना मुहाल, बता दें भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल के निचले स्तर पर है और यह आंकड़ा महज $5.6 अरब तक सीमित गया है दोस्तों। और इसी बीच करेंसी को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान की करेंसी में भारी गिरावट का दौर जारी है। हालात ये है कि पाकिस्तान रुपया डॉलर के मुकाबले 227 रुपए 88 पैसे के लेवल पर पहुंच गया और ये पहला मौका है जब पाकिस्तानी रुपए में इतनी बड़ी गिरावट डॉलर के मुकाबले दर्ज की गई है। दोस्तों बात करें एक और खबर की, जहां रुपए डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मोदी सरकार देगी 2600 करोड़ का इंसेंटिव। कैबिनेट के और क्या है फैसले, बता दें मोदी कैबिनेट ने कम रकम और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि मोदी मंत्रिमंडल ने रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई लेने देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही कैबिनेट ने 3 मल्टी लेवल कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के गठन का भी निर्णय लिया है। साथ ही मोदी कैबिनेट ने पीएम मुफ्त अनाज योजना का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का नाम होगा। पिछली कैबिनेट में मुफ्त अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। जी हाँ, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर चीन का झूठ हुआ बेनकाब, कोरोना से हालात बेकाबू, रिकॉर्ड मौतें, सैटेलाइट तस्वीर ने खोला राज। जी हाँ, कोरोना से चीन में हालात बेकाबू चल रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई है जो कोरोना के शुरुआती साल के दौरान भी देखने को नहीं मिला था। चीन में इस समय रिकॉर्ड मौतें हो रही हैं, रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं, रिकॉर्ड मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन चीन ने रिकॉर्ड को मानने से इनकार कर रहा है। आंकड़े इस कदर छिपाए जा रहे हैं कि असल स्थिति को समझना विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भी चुनौती बन गया है। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई है। उन तस्वीरों में शमशान घाटों के बाहर लंबी कतारें दिखाई दे रही है। रिकॉर्ड मौतों की सच्चाई सामने आ गई है दोस्तों। अब इस चिंताजनक ट्रेंड के बीच चीन की आंकड़े छिपाने वाली बीमारी को इस तरह से समझा जा सकता है कि उसकी तरफ से अभी भी दावा हो रहा है कि देश में सिर्फ 5200 लोगों की कोरोना से मौतें हुई है। चीन की माने तो जब से देश में कोरोना ने अपनी दस्तक दी है, सिर्फ 5200 लोगों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई है। लेकिन चीन के इन दावों से इतर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा जो प्रोजेक्शन जारी किया गया है वो बताने के लिए काफी है कि चीन में हालात बेकाबू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया अपडेट। विदेश से आए कितने लोग ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट से हुए संक्रमित, बता दें कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में हवाई यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है। इन यात्रियों के कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जिनके नतीजों से पता चला है कि संक्रमित मिले ज्यादातर यात्रियों में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को बताया है कि आज तक 15 लाख से अधिक हवाई यात्रियों की कोविड-19 के लिए जांचें हुई हैं। बात करें एक और खबर की, जहां पर इतिहास और सावरकर का जिक्र करके अमित शाह जी ने कहा कांग्रेस का देश की आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान है, लेकिन और किसी का नहीं। ये बात ठीक नहीं। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्रांतिकारियों पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने वीर सावरकर का भी जिक्र किया और आजादी की लड़ाई में उनका भी अतुलनीय योगदान बताया। अमित शाह जी ने कहा है कि अब तक एक ही तरह की स्टोरी या ये कहें कि नैरेटिव हमारे देश में थोपा गया। मैं ये नहीं कहता कि अन्य लोगों ने काम नहीं किया। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का देश की आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान है, लेकिन किसी और का नहीं है, ये कहना ठीक नहीं। 1857 की लड़ाई को गोदर आंदोलन के नाम से जाना जाता था। वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने इसे आजादी की पहली लड़ाई करार दिया था, तो वहीं से सशस्त्र क्रांति का नैरेटिव बना था। इस आंदोलन की वजह से आजादी की लड़ाई में तेजी आई थी। जी हाँ, क्या आप भी अमित शाह जी के इन बात का समर्थन करेंगे? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस कहती है कि आजादी की लड़ाई में मात्र उन्हीं का ही योगदान है, ऐसे में अमित शाह जी के बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा हुई तेज। पीएम मोदी जी के मंत्री परिषद को लेकर क्या चल रही अटकलें आपको बता दें। मकर संक्रांति के बाद और संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्री परिषद में फेरबदल कर सकते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले इस तरह की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। वजह यह है कि पीएम मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सिर्फ एक बार फेरबदल किया है, जबकि कई सारे मंत्रियों के पद खाली हो चुके हैं और इस साल करीब 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और करीब 15 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी तय है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी राजनीतिक जरूरतों के अनुसार सत्ता और संगठन में बदलाव करने की सोच रही है। जी हाँ, एक और खबर की बात करते हैं जहां पर आंध्र प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन पर बड़ा पथराव। 19 जनवरी को पीएम मोदी जी को दिखानी है हरी झंडी। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बुधवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई। ये पथराव मेंटेनेंस के दौरान हुआ। मालूम हो कि 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। अधिकारियों के अनुसार बदमाशों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी दूसरे राज्यों में कई बार वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाकर पथराव किया जा चुका है। उन मामलों में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, राममूर्ति पंतु लुपेटा कचारा पालम के पास हुई घटना में वंदे भारत ट्रेन के कोच का शीशा टूट गया। मंडल रेल प्रबंधक के निर्देशक पर जांच शुरू कर दी गई है। क्या ये दोस्तों किसी भी प्रकार से सही हो सकता है कि हमारे भारत की चीजों को, संपत्तियों को ठेस और चोट पहुंचाया जा रहा है? दोस्तों इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? उन हमलावरों को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इसी बीच एक और खबर की बात करें जहां पर मोहन भागवत के बयान पर बुरी तरह भड़के ओवैसी आरएसएस प्रमुख को लेकर कह दी ऐसी बात। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है और इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उससे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत के इस बयान पर हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आप इस्लाम से लोगों को डरा रहे हैं। भारत में मुसलमान सुपीरियर होने का कहां से क्लेम कर रहा है? ओवैसी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मोहन भागवत डायरेक्ट वॉर की बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों से क्यों डरते हैं? चीन कब्जा करके बैठा है, उस पर मोहन भागवत क्यों नहीं कुछ बोलते? मुझे डराकर दोस्ती करेंगे, फिर संविधान क्या है? यह 2024 के चुनाव की तैयारी है। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़े। आप भारत के मुसलमानों से क्यों डरते हैं? आप उच्च जाति के हैं, आप आजादी के अमृत महोत्सव ऐसे मना रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों हर बार की तरह ओवैसी भड़कते नजर आए हैं। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर। इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।